चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो उनको भी अधिकतर वही सीटें दी जाएंगी जो रिजर्व। लालू प्रसाद यादव ने पशुपति कुमार पारस को यह टास्क दिया है कि आप उन तमाम रिजर्व सीट पर तैयारी कीजिए कि जिन जिन सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी उतरेंगे, आरक्षित सीटों की मैं बात कर रहा हूं, उन तमाम सीटों पर सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस के ही प्रत्याशी। देखिए, जो अभी समीकरण है, अगर ये रह गया, मतलब चिराग एनडीए में रह गए, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में चले गए, ये अगर हो जाता है ऐसा, तब कांग्रेस भी महागठबंधन में रह गई, तब लड़ाई बड़ा फेयर होगा। और तब देखिएगा कि तब एक्चुअली ये डिसिसिव लड़ाई इसलिए हो जाएगा कि दलितों का नेता है कौन। जो संपन्न दलित हैं उनको अब आरक्षण से मुक्त किया जाए और जो सही में दलित हैं उनको आरक्षण दिया जाए। उस मामले पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने मुखालफत किया, उससे दलितों का एक बड़ा तबका है जो नाराज है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन इस बार दो दुश्मन आमने सामने होने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की। बता दें कि बीजेपी और आरजेडी इन दोनों को आमने सामने लड़वाने जा रही है। जिस सीट से बीजेपी चिराग पासवान के प्रत्याशी को सीट देगी, बिल्कुल उसी सीट से राजद की तरफ से पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि चाचे भतीजे की आमने सामने की लड़ाई इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदिप्त आर्यन है। आइए जानते हैं कि कैसे और किस सीट से इन चाचा भतीजा की लड़ाई होगी। उदिप्त, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर खबरें हैं कि बीजेपी और आरजेडी इन दोनों को लड़वाने जा रही है, तो किस सीट से लड़वाने जा रही है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार असेंबली में टोटल 243 सीटें हैं मानसी जी। 243 सीट्स है, बहुमत का आंकड़ा 122 पर होता है। ठीक है। अब इन 243 सीटों में 38 सीटें ऐसी हैं, 38 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व सीट हैं। अच्छा। मतलब जो आरक्षित सीट हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनके प्रत्याशी उन सीटों से लड़ सकते हैं। और ये प्रावधान आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। अब उन 38 सीटों पर जिस तरह देखिए ना, आप लोकसभा में देखिए, आप हाजीपुर से देख लीजिए, समस्तीपुर देख लीजिए, जहां से संभवी चौधरी हैं, जमुई देख लीजिए, सासाराम देख लीजिए, ये कई रिजर्व सीट हैं। उसी तरीके से विधानसभा में जो रिजर्व सीट हैं उन पर जो इस बार खबर हमारा केंद्रित है पशुपति कुमार पारस के ऊपर। पशुपति कुमार पारस क्या कर रहे हैं? कुछ तो रणनीति होगी उनकी पार्टी की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उतरना है। उनके जो सुपुत्र हैं यशराज पासवान, उनको खबर है कि वो अलौली सीट से लड़ेंगे इस बार बिल्कुल, क्योंकि अलौली से खुद 7 बार विधायक रह भी चुके हैं पशुपति कुमार पारस जी। तो कई सीटें हैं, जमुई के सिकंदरा सीट है, अलौली सीट है, टोटल 38 सीट है बिहार में। अब जो खबर हम तक पहुंच रही है, लालू प्रसाद यादव ने पशुपति कुमार पारस को यह टास्क दिया है कि आप उन तमाम रिजर्व सीट पर तैयारी कीजिए। यानी तैयारी करने को ले, मतलब उसी सीट से उनके प्रत्याशी को उतारा जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनकी पार्टी में ज्यादातर टिकट इस बार जो है पशुपति कुमार पारस का टिकट जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति को ही दिया जाएगा, दलितों को ही दिया जाएगा। तो अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो खबर है, उनकी पार्टी की तरफ से जो इनपुट हमको मिला है, राजद के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि लालू जी ने बजाबते ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर क्या किया है? कहा है कि पारस जी को आप तैयारी पे रहिए, जो 38 सीट है उसमें से आपको मैक्सिमम सीटें आपको जो दी जाएंगी वो उन्हीं 38 रिजर्व सीटों में से होंगी। और इसके साथ एक और खबर आपको बताते हैं, इधर अगर एनडीए समीकरण की हम बात करें, मतलब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो उनको भी अधिकतर वही सीटें दी जाएंगी जो रिजर्व है। मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि अगर रहते हैं, क्यों वो छोड़ भी सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि खुद ही वो सीएम फेस बनना चाह रहे हैं। हाँ। सीएम फेस अगर बनेंगे तो बीजेपी कहां से रख पाएगी अपने साथ? बीजेपी के पास तो कोई स्पेस ही नहीं है यहाँ पर। बीजेपी छोड़िए, जेडीयू के पास ये स्पेस नहीं है, तो बीजेपी के पास कहां से स्पेस होगा? तो अगर वो रहते हैं तो वैसी परिस्थिति में जो सीट उनको मिलेगा, चाहे 18 सीट मिले, 20 सीट मिले, उसमें ज्यादातर वही सीटें होंगी जो रिजर्व सीट है, जिन 38 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस। और ये भी प्लानिंग है आरजेडी का कि जिन जिन सीटों से पशुपति कुमार पारस के प्रत्याशी उतरेंगे, प्रयास यही रहेगा कि वो सीटों से चिराग पासवान के प्रत्याशी भी लड़े। मतलब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिन जिन सीटों पर
चिराग पासवान के प्रत्याशी उतरेंगे, आरक्षित सीटों की मैं बात कर रहा हूं, उन तमाम सीटों पर सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस के ही प्रत्याशी उतरे, ताकि आर पार की लड़ाई हो जाए और सही मायने में पासवानों का नेता कौन है, दुसाधों का नेता कौन है, इस बार ये बात पटल पर आ जाएगी। तो यानी चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अब बीजेपी और आरजेडी मिलकर चाचा भतीजा को लड़वाने जा रही है। देखिए, लड़ाई तो बीजेपी और आरजेडी का ही है, लेकिन मेरा आपको भी पता है, हम दर्शक भी जानते होंगे मानसी, कि देखिए बीजेपी और आरजेडी में दुश्मनी है, लेकिन चिराग और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस में जाने दुश्मनी है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि देखिए, अगर प्रतिस्पर्धा हो, जैसे हम लोग यही एक ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ तमाम रिपोर्टर्स में प्रतिस्पर्धा हो सकता है, लेकिन ये जानी दुश्मनी यहाँ नहीं होगी किसी के भी, लेकिन अपना जो कुल खानदान गोतिया होता है, इसको गोत्र कहते हैं, वहां पर लड़ाई ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि भाई जैसा हित की भाई नियन दुश्मन। भोजपुरी में हमारे कहावत भी है कि भाई नियन हित की भाई नियन दुश्मन। भाई अगर आपको बनाने पर आ जाए तो वो रामविलास पासवान बन जाता है, जो अपने दोनों भाइयों को, रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस को, जो पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, मतलब उनकी राजनीतिक हैसियत पशुपति कुमार पारस की क्या रही है अपने बड़े भाई के सामने, कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो 7 बार विधायक रहे, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे, पशुपालन विभाग का भी मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री बने। ये सारा देन रामविलास पासवान का था। और अगर भाई दुश्मन बन जाए तो वो पशुपति कुमार पारस की तरह ही बन सकता है, जो अपने ही भतीजा को इतना डैमेज कर दे। बिल्कुल उदित, रोकना चाहूंगी आपको और पूछना चाहूंगी कि चिराग पासवान ने तो पशुपति कुमार पारस के पास जो था सब कुछ ले लिया, बंगला था बंगला ले लिया, केंद्र में मंत्री थे वो पद भी उन्होंने छीन लिया। तो अब क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होगा? देखिए, मेरा अपना अनुमान है कि वोट तो टूटेगा, वोट टूटेगा। ऐसा नहीं है कि 100% पासवान वोट जो है वो चला जाएगा चिराग पासवान के साथ ही, ये गलत होगा कहना। हाँ, बड़ा तबका जाएगा, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गैर पासवान वोट है, मतलब दलितों में जो 21 जातियां हैं, जिनकी आबादी बिहार में जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट बताती है कि करीब करीब 19.25% जो वोट बैंक है दलितों का, अनुसूचित जाति का, उसमें अगर पासवान वोट बैंक को हम हटा दें तब भी 14% के आसपास वोट बैंक है। अब उसमें मांझी जी को भी अगर हम हटा दें 2-2.5%, तभी 12% जो दलित हैं, जिसमें रजक आ जाएगा, जिसमें बैठा आ जाएगा, जिसमें नट नटवार आ जाएगा, जिसमें पासी आ जाएगा, कई जातियां हैं, वो वोट बैंक टूटेगा। अच्छा, एक बात आप और यहां गौर कीजिए कि रविदास समाज, जो रविदास समाज के वोटर हैं, जिसके अभी नेता बने हुए हैं राजेश राम, बिहार में उनकी आबादी भी, मतलब जो चमार जाति है उनकी आबादी भी पासवानों के बराबर है, करीब करीब 5% के आसपास है, और पासवान 5% के आसपास है। वो वोट बैंक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा पशुपति कुमार पारस के लिए, अगर, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, कांग्रेस महागठबंधन में रहकर लड़ी तो। कंडीशन फिर यहाँ अप्लाई हो जा रहा है। देखिए, अभी सटीक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं, हाँ, क्योंकि राजनीति है, कब क्या पलट जाए कुछ भी नहीं कहा जाए। एक दिन पहले तक लोग बदल जाते हैं, बिल्कुल, यहाँ से उठकर नामांकन कल होना है, आज पलटी मार देता है, पक्ष से उठकर विपक्ष में बैठ जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में मानसी, अगर कांग्रेस, देखिए जो अभी समीकरण है, अगर ये रह गया, मतलब चिराग एनडीए में रह गए, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में चले गए, ये अगर हो जाता है ऐसा, तब कांग्रेस भी महागठबंधन में रह गई, तब लड़ाई बड़ा फेयर होगा। और तब देखिएगा कि तब एक्चुअली ये डिसिसिव लड़ाई इसलिए हो जाएगा कि दलितों का नेता है कौन। पारस जी को देखिए, एक वजह नहीं है, पारस, पशुपति कुमार पारस की एक खूबी मैं बताता हूं, हम लोग कटाक्ष तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो नेताओं में खूबी होती है वो ही बोलना चाहिए। जैसे पप्पू यादव निर्दलीय जीतने में माहिर आदमी है, जीत गए। पशुपति कुमार पारस में एक क्षमता है, संगठनिक क्षमता जो होता है, संगठन को बनाना, पार्टी बनाना और उसको लेकर चलना। एक बात आपको मैं बताता हूं, पशुपति, ये रामविलास पासवान जो है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो थे, वो सिर्फ नामांकन करने बिहार आते थे। अच्छा, और चुनाव लड़ने, उनका पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम पारस जी करते थे। ये क्वालिटी है, यूं कह ले तो मैनेजमेंट की क्वालिटी, किस तरीके से क्या करना है, कैसे लोगों को रखना है और आगे तक लेकर जाना है, वोट तोड़ना कैसे और वोट जोड़ना कैसे, ये खूबी पशुपति कुमार पारस में है, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। तो अगर वो बुद्धि अभी भी चला, तब ये चिराग पासवान को अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। मैं अच्छा खासा डैमेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो समीकरण बैठा तो बिहार की कई सीटें हैं रिजर्व सीट में, जहां पर जो गैर पासवान दलित हैं, मतलब जो ऐसे दलित जो पासवान नहीं है, उनमें एक आक्रोश भी है। लेकिन चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जस्ट चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, कि दलितों में सब कोटा लाया जाए, मतलब आरक्षण में आरक्षण, जो संपन्न दलित हैं उनको अब आरक्षण से मुक्त किया जाए और जो सही में दलित हैं उनको आरक्षण दिया जाए। उस मामले पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने मुखालफत किया, उससे दलितों का एक बड़ा तबका है जो नाराज है उनसे।
तो वो जा सकता है पशुपति कुमार पारस के के साथ। साथ तो लड़ाई बड़ा डिसिसिव होगा अगर ये गठबंधन रह गया जो दिख रहा है तब। मतलब जो गठबंधन, अगर ये गठबंधन वाकई रहा तो चुनाव का लड़ाई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और देखना ये होगा कि आखिर जीत किसको मिलती है, जीत किसको मिलती है, युवा नेता चिराग पासवान को या फिर पशुपति कुमार नहीं, युवा पारस? नेता अब उधर भी हो रहे हैं। अब तो पशुपति कुमार पारस के सुपुत्र भी हैं, प्रिंस पासवान है। तो युवा नेता उधर भी हैं, मेहनत उधर कम हुआ है। और चूंकि चिराग पासवान उस नेता के बेटा हैं जिस नेता ने इस पूरी पार्टी को खड़ा किया, जिस नेता ने अपने दोनों भाइयों को सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो एक बड़ा फोर्स तो है चिराग पासवान के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी पशुपति कुमार पारस भी लेंगे। देखिए हमारे हिंदू धर्म में मानसी यही होता है कि पिता के बाद, किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर अधिकार सिर्फ उसके बेटे की होती है। भाई हिस्सेदार हो सकता है, अधिकारी नहीं हो सकता। संपत्ति में थोड़ा सा हिस्सा वो ले सकता है, लेकिन जो पूरा होता है, क्यों कहा जाता है कि जब पिता की मृत्यु होती है तो जो मुरेठा है हमारा, देखिएगा श्राद्ध के दिन जो 10वीं होता है 13वीं होता है, उस दिन मुरेठा बड़ा बेटा के माथा में बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है कि वो पिता की जगह ले लिया, इसलिए हमारे यहाँ का ये कर्मकांड है। तो उस व्यवस्था में अगर आप देखिए, और शुरू से देखिए ना, यहाँ पे जितने भी राजा हुए सबका जो बड़ा लड़का रहा वही उत्तराधिकारी हुआ है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो वो एक ताकत चिराग के साथ है। लेकिन फिर भी पशुपति कुमार पारस प्रयास करेंगे। तो इस बार चुनाव की लड़ाई काफी कड़ी और दिलचस्प होने वाली है। बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जाना है और बिहार के विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे सीट हैं जो कि दलित यानी यूं कह ले तो आरक्षित सीट है, जिस पर रिजर्व रहता है कि वहां से चुनाव जो है वो किसको लड़ाया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी और आरजेडी मिलकर इस बार नया समीकरण तैयार करने की कोशिश में है, यानी चाचा भतीजों को आपस में लड़ाने की फुल ऑन तैयारी में है। जिस सीट से बीजेपी चिराग पासवान के प्रत्याशी उतारने जा रही है, तो उसी सीट से विपक्ष में राजद की तरफ से पशुपति कुमार पारस के प्रत्याशी उतरेंगे। तो ऐसे में चाचा और भतीजे की लड़ाई आमने सामने की होगी, यूं कह ले तो महामुकाबला होगा और टक्कर जबरदस्त होगा। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में वहां से जीत किसको मिलती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।